बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम जो एसएलओ कवर कर रहे हैं उसमें हमसे बायो की डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड डेफिनेशन और एग्जांपल्स डिमांड की गई है। आज इस लेक्चर को हम इख्तिताम करेंगे और स्टार्ट करते हैं पैलियोंटोलॉजी से। पैलियोंटोलॉजी बच्चों हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब जब मेन हमारा वर्ड है जिस पे हमने फोकस करना है वो फॉसिल्स हैं। कोई मुझे बता सकता है आप में से फॉसिल्स क्या होते हैं? एनी आइडिया व्हाट इज सर फॉसिल? वेस्ट मटेरियल। दोबारा बोले इनफाल। सर वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल किस चीज का वेस्ट मटेरियल? सर जैसे एक मैयत हो जाती है उसे हम दफन कर देते हैं तो सर उसका वेस्ट मटेरियल जो जमीन में रह जाता है सर वो वेस्ट मटेरियल। ओके, मैं अगर ज्यादा रिफाइन कर दूं आपकी स्टेटमेंट को तो आप असल में कहना चाह रही हैं कि जो डेड बॉडीज हैं, चाहे ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, इनकी जो डेड बॉडीज है ना, जब वो डिके होती हैं, गलती सड़ती हैं, डीकम्पोजिशन होती है उनकी, तो बाद में जो उनकी बॉडी का रिमेन है, वेस्ट है, आप कह रही हैं वो फॉसिल्स हैं, ऐसा ही है? यस सर। ओके, नहीं, ऐसा नहीं है। अब इससे जो आपने मुझे डेफिनेशन बताई है या इंस्ट्रक्शन बताई है, इसके लिए एक और लफ्ज यूज होता है, वो भी मैं बताता हूं, अभी आपने वो भी याद करना है। इसको हम, जो आप कह रही हैं, इसे फॉसिल नहीं कहते। हाँ जी, अभी हाँ। सर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, दीज आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कौन से रिमेन्स? प्रिजर्व। प्रिजर्व रिमेन्स, महफूज जो रह गए हैं। जी। गुड। थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकती हो? फॉर एग्जाम्पल किस चीज को मैं कहूंगा कि ये प्रिजर्व रिमेन है? जैसे कि सर कोयला होता है। किस चीज का वो प्रिजर्व रिमेन है? सर जैसे वो अब प्रिजर्व्ड है, जैसे हम उसको जमीन से निकालते हैं तो वहां पे प्रिजर्व्ड है, तो इसी तरह जो रिमेन का प्रिजर्व मतलब समझती हो? रिमेन उर्दू में कहते हैं बाकियात को। जी सर। तो बाकियात किसी चीज की होती है ना, कोयला किसकी बाकियात है, किसका रिमेन है? वुड का। वुड का? सिर्फ वुड का? और किसी चीज का नहीं हो सकता? और चीजें भी हो सकती हैं। और चीजें भी हो सकती हैं। चलो आते हैं इसके ऊपर। जोहा कुछ ऐड करवाना चाहे? इनफाल आपने मुझे याद करवाना है, जो आपने कहा है उसके लिए एक टर्म है, मैं आपको बताऊंगा। जोहा, एनी आइडिया? यस सर। कोई आइडिया व्हाट इज फॉसिल? सर आई थिंक फॉसिल ये होते हैं कि जब डेड एनिमल्स और प्लांट्स काफी टाइम के लिए जमीन के अंदर बरीड होते हैं और जो मतलब उनकी मतलब वो जो बॉडी होती है ट्रांसफॉर्म हो जाती है कोल या ऑयल में, तो उससे फॉसिल कहते हैं। ट्रांसफॉर्म कैसे होती है, कुछ आइडिया है? केमिस्ट्री में पढ़ा हो? सर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनकी बॉडीज को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी ओके वजह से वो फॉसिल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ओके, आप दो चीजों को थोड़ा सा मिक्स कर गए हो, लेकिन पहली बात ठीक थी। हाँ ना, आप कुछ लिखना चाहो, अगर आपका माइक और कैमरा काम नहीं कर रहा तो टाइप कर दिया करो। जरूरी नहीं है कि मैं नाम लूं, मैं किसी एक स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, आप इतने में टाइप कर दो। बिहा कह रही है प्रिजर्व पार्ट ऑफ डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिहा जरा गौर करो, आपने एक ही लाइन में दो तजाद इकट्ठे कर दिए, डेड, लिविंग। ये क्या बात हुई? जिंदा मुर्दा, दोनों में से एक होगा ना? सर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं जब फिर उनके जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं जो fossil। उनके पार्ट प्रिजर्व हो जाते हैं वो अच्छा फॉसिल्स जी, हैं। पहले इनफाल को एड्रेस करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। फातिमा कह रही है प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल इन सैंड। ठीक है, यानी कि आप कह लो नॉट कंप्लीट, लेकिन गलत भी नहीं है। इनफाल ने हमें कहा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब उनकी डेड बॉडीज को डिकम्पोज किया जाता है, वो डिके होती हैं, तो वो जो वेस्ट रह जाता है हम उसे फॉसिल कहते हैं। ऐसा नहीं है। जो चीज आप लोगों ने अब यहां से टर्मिनोलॉजी पिक करनी है ना, ये सभी बच्चों के लिए, सिर्फ इनफाल के लिए नहीं है। ये जो आपके पास डेड वेस्ट होता है लिविंग बॉडीज का, जब वो डेड हो जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, बच्चों इसे हम ह्यूमस कहते हैं।
ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी अपने पास कहीं लिख लो। ह्यूमस क्या है? डेड, डिकेड मटेरियल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो चुके हैं, उनकी बॉडीज डिकम्पोज होती हैं, तो वो जो वेस्ट बनता है वो ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, उसे हम ह्यूमस कहते हैं, फॉसिल उसे नहीं कहते। अब मैं आपको फॉसिल का बताता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कहां पे लैक किया है, क्या चीज आपने ऐड करवाई है। फॉसिल्स हम कहते हैं दे आर डेड रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज या एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। डेड रिमेन समझ आ गई? मरने के बाद जो बकायात हैं, जो चीजें उसकी महफूज हो गई हैं, किसकी? ये अब इंपॉर्टेंट है, और वो है एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म या एक्सटिंक्ट स्पीशीज। मोस्ट ऑफ द टाइम, जरूरी नहीं है, ये शर्त नहीं है, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं कि आपके पास जो फॉसिल है वो बकायात हैं किसी ऐसे जानदार की, किसी ऐसी स्पीशीज की जो अब दुनिया में नापैद है। नापैद का मतलब है कि आज आपको वो ऑर्गेनिज्म लिविंग फॉर्म में नहीं मिलेगा। जैसे बड़ी कॉमन एग्जांपल, डायनासोर्स। हम कहते हैं कि आज से लाखों साल पहले डायनासोर दुनिया में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन आज नहीं करते, तो ये क्या हुए? एक्सटिंक्ट हो गए। हमें कैसे पता लगता है ये एग्जिस्ट करते थे? हमें इनके फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल क्या है? डेड रिमेन्स, मरने के बाद जो बकायात है। अब इसमें जरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, मैं जो आप लोगों से जानना चाहता हूं कि वो जानदार जो लाखों साल पहले था और मर चुका है, उसमें क्या चीज उसके जिस्म की रहे तो हम कहेंगे ये उसका डेड रिमेन है। समझ लो, उसके जिस्म का कौन सा हिस्सा डेड रिमेन की डेफिनेशन में आएगा, जिसे मैं कहूंगा ये उसकी बकायात हैं। एन एग्जांपल? बोन्स। बोन, वेरी गुड। और अगर मुझे डायनासोर की कहीं से बोन मिलती है तो मैं कह सकता हूं ये उसका डेड रिमेन है, यानी ये उसका फॉसिल है। बोन के अलावा स्केलेटन। स्केलेटन। स्केलेटन, बोन, वही एक ही चीज होगी। और स्केलेटन और बोन के साथ क्या अटैच है? हाँ, आप लिखो। और कोई स्ट्रक्चर बताओ। एक ही बात है, शेल, एक्सोस्केलेटन, ये सारे वही चीजें हैं। बोन, एक्सोस्केलेटन, स्केलेटन, इससे बाहर आ जाओ। और जिस्म की क्या चीज हो सकती है जो महफूज हो जाएगी तो मैं कहूंगा ये फॉसिल है, डेड रिमेन है। इमेजिन करो ना, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो नेशनल जियोग्राफी के ऊपर, बचपन में कार्टून्स देखे हो, नहीं आ रहा ज़हन में? हाँ जी जोहा, जिस्म का और कोई हिस्सा नहीं है बोन्स के अलावा जो महफूज हो सकता है लाखों साल के लिए? चंद दिनों के लिए तो हो सकता है, लाखों साल के लिए, जिसे हम फॉसिल कह रहे हैं। बोन्स में कोई सेल हो सकते हैं? बोन्स और बोन्स में कोई सेल्स हो सकते हैं? भाई मैं कह रहा हूं बोन से बाहर आ जाओ। सर मुझे नहीं लगता। अच्छा, जोहा को लगता है कि नहीं जी, बोन्स के अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो इतने अरसे के लिए, लाखों साल के लिए महफूज हो जाए। ठीक है जोहा, ऐसा क्यों नहीं लगता? कोई साइंटिफिक रीजन दो ना, बायो की स्टूडेंट हो। हम ये तो नहीं कहेंगे मेरा दिल नहीं मानता इसलिए मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं होता। कोई साइंटिफिक रीजन? सर मुझे सजेस्ट नहीं लगता, क्योंकि बोन्स हार्ड होती हैं और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मतलब काफी ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे अगर मसल्स वगैरह हो उसमें वो सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी उसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है, चाहे आपका आंसर मेरे आंसर से डिफरेंट है, लेकिन आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, ये अच्छी चीज है। लिगामेंट, फातिमा अगेन स्केलेटन का हिस्सा है ना? अच्छा फातिमा, मुझे ये बताओ लिगामेंट क्या होता है? अगर आप माइक यूज कर सकते हो तो माइक यूज करो। अनीक ने कहा माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ सर बोले फातिमा। लिगामेंट्स वो होती है जो बॉन्ड्स को आपस में ज्वाइन करके रखती हैं, तो कुछ अर्से तक तो बॉन्ड्स आपस में ज्वाइन रहती हैं ना, तो मे बी ओके, लिगामेंट्स हो। अच्छा चलो, इस पे मैं बाद में कमेंट करता हूं, लेकिन बच्चों आप लोगों ने अब क्या चीज सीखी? फातिमा के थ्रू हमें पता लगा कि लिगामेंट बॉडी का वो स्ट्रक्चर है जो दो बोन्स को आपस में मिलाता है। अगर पता था अच्छी बात है, नहीं पता तो लिख लो।
इसी तरह हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग होती है। आपकी जो बोन्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ जिस स्ट्रक्चर से अटैच होती हैं उसे हम लिगामेंट कहते हैं। अगेन फातिमा, अगर बोन्स महफूज हो रही हैं तो उसके साथ लिगामेंट भी तो महफूज हो सकता है ना। अनीक, आपने यस क्या कहा सर। था, दोबारा लिख लो। माइक्रोब्स आपने कहा था। आप कहना चाह रहे हो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी फॉसिल हो सकते हैं, ये कहना चाह रहे हो? नीचे इससे ऊपर है। अनीक जरा दोबारा लिखो। जोहा का आंसर लॉजिकल है कि बोन्स जो हैं वो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। अक्सर हम सुनते हैं कि आप न्यूज में अक्सर बताया जाता है कि जी किसी कब्र को खुदा गया या वो ब्रेक कर गई तो उसके अंदर से ढांचे मिले हड्डियों के। क्यों? क्योंकि वो हार्ड स्ट्रक्चर था, वो अभी तक डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, डिके ही नहीं हुआ, वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, जबकि बॉडी के बाकी पार्ट जो हम देखते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। तो अकल ये बात मानती है कि अब लाखों साल अगर एक चीज महफूज होने जा रही है तो ज्यादा चांस है कि वो बोन ही होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं होता। अब मैं आपको जो चीज क्लैरिफाई करने लगा हूं इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद, वो इसीलिए कि जो फर्क मैं आपको समझाऊंगा ना ये अब आपके जहनों में रहेगा और आपने इसको याद रखना है। फॉसिल में क्या कुछ आ सकता है? फॉसिल में आपके पास बॉडी का कोई पार्ट भी आ सकता है। फॉसिल पता है क्यों महफूज रहते हैं? फॉसिल इसलिए महफूज रहते हैं कि जो भी बॉडी पार्ट होता है ना, लेट्स से एक रैंडम सा मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट है। जब ये एक लंबे अरसे के लिए ऐसे ही रहता है ना तो इसके ऊपर मट्टी की लेयर जमना शुरू हो जाती है, ऊपर भी, नीचे भी, साइड्स पे भी। ये जो सॉइल की लेयर यहां जमना शुरू हो गई है ये हार्ड होती जाती है वक्त के साथ साथ, इवन इतनी हार्ड हो जाती है कि हमें समटाइम्स ये रॉक में भी कन्वर्ट हो जाती है। आप खुद देख लो रॉक कितना सॉलिड स्ट्रक्चर है। होता यह है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई, अब वो लंबे अरसे तक जब उसकी बॉडी वहां पड़ी रही तो आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा उसके ऊपर मिट्टी की तह जमना शुरू हो गई। अब अगर ये काम लाखों साल तक ऐसे ही हो ना कि वो ऑर्गेनिज्म जो है उसके ऊपर मिट्टी की तह जमती जा रही है, जमती जा रही है, तो आप देखते हो वो बहुत नीचे दब जाता है और जो अर्थ की सरफेस है वो उससे बहुत ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो बॉडी होती है ना वो इसके अंदर कहीं ना कहीं महफूज हो जाती है। हाँ, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डाइजेस्ट जरूर कर रहे होंगे लेकिन वो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। तो हमें यहां पे चांस होता है कि ज्यादातर हमें बोन्स ही मिलती है, लेकिन ये शर्त नहीं है, हमें बोन्स के अलावा कुछ स्ट्रक्चर भी मिल सकते हैं। जैसे बड़ा कॉमन स्ट्रक्चर हमें मिलता है उनका हेयर, ठीक है, कोई स्किन सेल्स मिल जाते हैं। और मजे की बात बताऊं जो आप लोगों ने पहले ऑब्जर्व नहीं की होगी, आपके ज़हनों ने काम नहीं किया होगा, जब मैंने फॉसिल्स का कहा तो आपके ज़हन में सिर्फ एक चीज आई होगी, कोई ऐसा हिस्सा जो उस ऑर्गेनिज्म के जिस्म का वजूद का पार्ट था। बोन्स रियलिटी में है ना उसके जिस्म का हिस्सा है, अगर बाल है तो वो उसके जिस्म का हिस्सा है, स्किन लेयर है तो वो उसके जिस्म का हिस्सा है। यानी आप लोगों ने सोचा होगा कि कोई ना कोई जिस्म का हिस्सा ही फॉसिल बन सकता है। मजे की बात यह है कि फॉसिल के लिए कोई सॉलिड स्ट्रक्चर होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के मैं आपको मिसाल देता हूं, इमेजिन करो दो डायनासोर आपस में लड़ रहे हैं। अब लड़ते लड़ते एक डायनासोर ने दूसरे को गिरा दिया। अब वो जो डायनासोर गिरा है ना उसका जिस्म इतना हैवी है कि जब वो गिरा है तो उसके जिस्म का जो नक्श है ना, इम्प्रिंट, वो उस मिट्टी पे आ गया। ऐसा होता है गीली मिट्टी के ऊपर आप हाथ पांव कोई भी जिस्म का हिस्सा रखते हो तो उसका नक्श बन जाता है। इमेजिन करो यही चीज किसी और एनिमल के साथ हो, जैसे हमारे केस में डायनासोर है, ये गिरा उस मिट्टी पे इसके जिस्म का एग्जैक्ट नक्शा बन गया। अब ये लड़ते लड़ते वहां से मूव करके, लेकिन वो जो नक्शा है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से महफूज हो गया। अब आप किसी जगह खुदाई कर रहे हो और खुदाई करते करते आपको सिर्फ वो नक्शा मिला है, इम्प्रिंट मिला है कि इसकी बॉडी किस तरह की होती होगी। जब ये गिरा था तो इसने ये निशान छोड़े हैं। वो जो नक्शा है ना, इम्प्रिंट, बच्चों वो भी फॉसिल में आता है। आ गया हूं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास फॉसिल जो है वो कोई बॉडी पार्ट है, अगर वो उसका नक्श भी है तो वो चीज फॉसिल में है।
और वो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगी। आपको एटलीस्ट उसकी बॉडी की शेप का आइडिया हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा सर गर्दन टांगे किस तरह की थी, दुम किस तरह की थी, तो वो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रही है, वो भी फॉसिल ही है। ये जो साइंटिस्ट हैं जो स्टडी को कैरी करते हैं, हम इन्हें कहते हैं दे आर फिजियोलॉजिस्ट। ठीक है, आई होप आपको फॉसिल वाला कंसेप्ट बड़ा इजीली अच्छे से समझ आ गया होगा। मकसद क्या होता है, क्या जरूरत है कि हम इतने रिसोर्सेज और इतना कीमती टाइम जो है वो इस काम में लगा देते हैं। फातिमा, मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूं, मैं अपना सेंटेंस पूरा करता हूं, ठीक है ना। आप खुदाई कर रहे हो, एक हेक्टिक प्रोसेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रोसेस के अंदर गलती के चांस होते हैं कि अगर आपने खुदाई करते वक्त उस हिस्से की खुदाई कर दी जहां पे ये नक्श था, जहां पे ये बोन थी, और वो खुदाई के दौरान ही टूट गई है, तो आपका फॉसिल महफूज नहीं रहता, डैमेज हो जाता है। क्या हमें जरूरत है कि हम इतना रिस्क ले रहे होते हैं? हम अकॉर्डिंग टू बायो जो एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है, हम इसको समझना चाह रहे होते हैं। इस लाइन को मैं दोबारा एलैबोरेट करता हूं। हाँ जी फातिमा, क्या पूछना चाह रही हैं? सर हम जब गीली मिट्टी में अपने हैंड का प्रिंट लगाते हैं तो विंड चलती है या किसी भी और बच्चे वजह से वो तो थोड़ा रिमूव हो जाता थोड़ा सा ना ठहर ठहर के बोलो ताकि मुझे समझ आए। आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रही? है। सर अगर हम गीली मिट्टी में अपने हैंड का प्रिंट लगाते हैं, हाँ जी, हवा चलती है, वैसे कोई उसके ऊपर से चलकर चला जाता है तो वो तो रिमूव हो जाता है। हाँ तो ठीक है, तो फिर डायनासोर्स के शेप कैसे रहती है, फॉसिल्स कैसे बन जाती है, दोबारा बोलो फिर। कैसे रह जाती है, क्योंकि वो तो रिमूव भी हो सकता है ना। यानी कि आप कह रहे हो कि जो नक्श वगैरह रह गए हैं हाथ पांव के, वो तो बड़ी एक सेंसिटिव सी चीज है, वो इतने अरसे तक कैसे महफूज हो सकती है? ऐसे ही है। कैसे? चलो मैं अभी कोशिश करता हूं कि मैं यहाँ सर से कहता हूं कि हमें ना इसकी कोई एनिमेशन भी दिखाए, हमें मिल जाएगी। लेक्चर हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि असल फिनोमेना क्या है। बड़ा लॉजिक, सिंपल से लॉजिक है। देखो, इंसान बहुत देर से आया है इस दुनिया में, ठीक है। इस चीज को साइंस भी मानती है, इस चीज को मजहब भी कहते हैं। ये दुनिया पहले से थी, इस पे कई तरह के जानदार, इवन हमें कुरान से मालूम होता है कि इंसानों से पहले यहां जिन्नात होते थे। तो दुनिया तो है ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता साइंस इस चीज को मानती है कि पहले एनिमल्स आए हैं, बाद में ह्यूमंस आए हैं, लेट आए हैं। अब जो पहले अर्ली ऑर्गेनिज्म है ना, जब इन्वायरमेंट चेंज होता था ना, तो इनके ऊपर उसका असर आता था। अब अगर इन्वायरमेंटल चेंज बहुत बड़े लेवल पे आया है, तो हम देखते थे कि अगर वो चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने में मुश्किल पैदा कर रहा है, तो इनकी बहुत बड़े पैमाने पे डेथ होती थी। डायनासोर्स के बारे में भी हमारा यही मानना है कि बाहर से कोई मेट्योर आया था, कोई बड़ा सा सितारा आया था, टूटा हुआ हिस्सा, और वो आके जब जमीन पे गिरा तो उसने इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े पैमाने पे तबाही की कि उस वक्त की ज्यादातर जो मखलूक है वो उनकी डेथ होगी, ठीक है। और आपके पास डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। मैं आपको यहां पे भी सर्च करके ना दिखाता भी हूं। यहां आप लिखें फॉसिल्स, ठीक है। मैं आपको आपके लिए मैं सर्च कर रहा हूं एनिमेशन। अच्छा, हुआ ये कि जब भी कोई ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट होता है ना जिससे ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है, तो आपके पास ऑर्गेनिजम्स की डेथ होने से उनकी डेड बॉडीज वहां रह जाती हैं। जब ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज वहां रहती है ना, अब वहां पे बड़े पैमाने पे आप देख रहे हो वो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, वहां के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो गई है। अब जब इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया तो इसका मतलब है वहां पे जो कुछ भी हुआ है ना, डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, कोई नहीं आएगा उन्हें उठा के साइड करने के लिए, या वो वेस्ट है जी हम उसे उठा के साइड पे कर दे, सफाई कर दे। तब तो ये कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, जो बच गए हैं और जो मर चुके हैं वो वहीं पे महफूज हैं। होगा ये कि विद टाइम आप देखोगे कि उसके ऊपर मिट्टी की लेयर्स बनना शुरू हो जाएगी, चेंज कर देंगे, कुछ और है कि वो जो डेड बॉडी है ना वो वहां पे पड़ी रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता कई सदियां, कई हजार साल, कई लाखों साल गुजरते जाएंगे, और आपके पास वहां पे उस डेड बॉडी के ऊपर सॉइल की लेयर ऐड होती जा रही है। होता यह है कि वो जो डेड बॉडी है, जब वो मरी तो वो सरफेस पे थी,
लेकिन विद टाइम जैसे जैसे उसके ऊपर सॉइल जमा होती गई है, अब वो सरफेस पे नहीं, वो नीचे दब चुकी है। जब वो चीज नीचे दब चुकी है ना, तो अब आपके पास, आगे दिखा, अब वो आपके पास महफूज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस पे नहीं रही, जिसको आप रिमूव कर दोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये देखो, अब ये आपके पास फॉसिल है, देख रहे हो, ये कोई ड्रैगन फ्लाई है जो आज से कई साल पहले ये मरा होगा। मरने के बाद क्या हुआ, इसके ऊपर मिट्टी की लेयर जमना शुरू होगी। आज जब आप उसकी खुदाई करते हो ना, तो आपको आइडिया होता है कि नीचे एक नक्शा सा पड़ा हुआ है, या तो आपको पूरी डेड बॉडी मिल जाएगी या उसका सिर्फ इम्प्रिंट मिल जाएगा, और वो एज सच महफूज होता है। मैं आपको लेक्चर के एंड पे भी दिखाता हूं, इसको प्रॉपर सर्च करना पड़ेगा ताकि मैं आपको एग्जैक्टली दिखा सकूं। ये देखो कैसे जबरदस्त एग्जांपल है इम्प्रिंट की। ऊपर आए जरा, देख रहे हो, ये बकायदा आपको उसकी शेप का आइडिया दे दिया। वो जो मैं कह रहा था कि खाली नक्शा भी है तो आपको बड़ी इंफॉर्मेशन दे जाता है कि ये जो भी शेल लाइक ऑर्गेनिज्म था, जिसमें शेल था, इसके अंदर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होगा बाहर से, इसके शेल में इस तरह लाइंस होंगी, अरेंजमेंट होंगी, पैटर्न होंगे। महफूज कैसे रहते हैं, ये आपको ज्यादा अच्छा विजुलाइज होगा जब मैं आपको प्रॉपर इसकी एनिमेशन भी दिखाऊंगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करें। मैं क्या पूछ रहा था फातिमा आपके क्वेश्चन से पहले, हाँ, एवोल्यूशन के साथ ये चीज कैसे लिंक कर रही है। ठीक है, साइंस कहती है कि स्टार्ट के अंदर ऑर्गेनिज्म जो था वो यूनिसेलुलर था, सिंपल था, आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होता गया और वो इवॉल्व होके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इवॉल्व होते होते ह्यूमंस की फॉर्म में आ गए, जो सबसे एडवांस फॉर्म है। अब आप कह तो दोगे, जैसे मैंने जोहा से भी कहा, आप साइंस स्टूडेंट हो, जस्टिफाई करो। साइंस ने ये बात कह दी है, कहना काफी नहीं है, जस्टिफिकेशन दो। जस्टिफिकेशन के लिए आपको चाहिए एविडेंस। एविडेंस कहां से मिलेगा? हाँ जी जोहा, फातिमा, अगर आप ये चीज साबित करना चाहते हो कि एवोल्यूशन हुई है और ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता स्टेज बाय स्टेज चेंज हुए हैं और उनमें इंप्रूवमेंट आई है, क्या सबूत हो सकता है? मुझे जरा बताओ सबसे बेहतरीन सबूत जिसको देख के आपको हाँ ऐसा हो रहा है। सर हम उनके फॉसिल फ्यूल्स देख रहे हैं, मतलब फॉसिल्स उनके चेक करें, और अभी एक मतलब फॉर एग्जांपल एक अगर हम ड्रैगन फ्लाई ले लें, उसकी फॉसिल्स चेक करें, और अभी के हम जो ड्रैगन फ्लाई हैं वो मतलब उसके ओरिजिनल स्टेट में से चेक करें। वेरी गुड, शाबाश। आप कैसे आइडिया लगा सकते हो कि आपके पास जो फॉसिल मिले हैं, एन मुमकिन है कि इस तरह का कोई जानदार आज जिंदा नहीं होगा, लेकिन जब आप उन फॉसिल्स को स्टडी करोगे, उनका स्केलेटन देखोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं, आज भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनका स्केलेटन कुछ ऐसा ही है, चाहे उनकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई है, कुछ उनके अंदर नए फीचर्स आ गए हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा ही है। तो ये क्या चीज है? ये आपके पास प्रूफ है कि आज वाला जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो माजी में शायद कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म था, इसके अंदर चेंजेस आई हैं, तो आज एक नया ऑर्गेनिज्म आपके पास आ गया। हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन को, ठीक है, हमने 9th में ही पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और वहां पे जाके जब मैं आपको इसकी एनिमेशन दिखाऊंगा, विजुअलाइजेशन दिखाऊंगा, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, समझ आएगी। तो आपके पास एवोल्यूशन के लिए सबसे बेहतरीन इजी जिसे आप देख के पहचान लो, वो एविडेंस है फॉसिल्स। इससे एडवांस भी आ गए हैं। मजे की बात यह है कि अगर फॉसिल नहीं भी मिल रहा तो आप तब भी पता लगा लेते हो। कैसे? हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखो, हमने डायनासोर की ही दी है। अब एक मखलूक है जो आज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आपको दिलचस्पी है, आप जानना चाहते हो ये कैसे थे, तो आप क्या करोगे? आप उनके फॉसिल्स को डिस्कवर करोगे और उनके फॉसिल से इंफॉर्मेशन लोगे, और इंफॉर्मेशन लेके देखोगे इनका स्ट्रक्चर कैसा था, ये जिंदा कैसे रहते होंगे, इन्हें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, और फिर आप वहां पे जहां पे फॉसिल मिला है ना, उसके आसपास के एनवायरनमेंट को भी स्टडी करोगे कि उसके एनवायरनमेंट से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे हमें यह भी पता लगे ये जिंदा कैसे रह रहे हैं, और ये भी पता लगे कि वहां पे ऐसा क्या हुआ था जिससे इनकी डेथ हो गई थी। ये सब क्या है? पैलियोंटोलॉजी। सीआईडी देखा करें जी, सर कह रहे हैं सीआईडी देखा करें, बहुत आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। लास्ट पे हमारे पास है फार्माकोलॉजी। हाँ जी, लास्ट पे है। लेक्चर्स यहां पे एंड करते हैं, इसको कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन बैंक के ऊपर आएंगे। फार्माकोलॉजी बहुत सिंपल, स्टडी ऑफ ड्रग्स, ठीक है, जो ड्रग्स बना रहे हैं उसकी स्टडी करते हैं, वो आपके पास फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं।
और हम सबको पता है, बायो वालों को तो पता होता है इनकी डिग्री क्या होती है, फार्म डी की, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही डिग्री है इनकी। करते क्या है, ये देखते हैं कि जो ड्रग बन रही है ना, इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म पे असर क्या आएगा। भाई दवाई इसी मकसद से बना रहे हैं ना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसका बेहतर असर आए, इफेक्ट उसका पॉजिटिव हो। जरूरी तो नहीं है, गलत भी हो सकता है। तो इस चीज को श्योर करने के लिए कि इफेक्ट हेल्दी होना चाहिए, ये फार्माकोलॉजिस्ट का काम है, ठीक है। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है हम देख रहे हैं कि हमारे जो पैथोजेंस हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अब उन स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस को किल करने के लिए हमें न्यू ड्रग्स चाहिए, वो बनाना किसका काम है, फार्माकोलॉजिस्ट का। एग्जाम्पल के तौर पे आप कैंसर सेल्स पे स्टडी कर रहे हो और आप देखते हो कि कैंसर सेल जो है ना, ये अभी तक लाइलाज है और आप चाहते हो इसका इलाज हासिल किया जाए, तो आप क्या करोगे, आप एज ए फार्माकोलॉजिस्ट देखोगे मैं कोई ऐसी ड्रग बनाऊं जो कैंसर सेल्स को किल करे, लेकिन वो कैंसर सेल्स को किल करते वक्त मेरी बॉडी के हेल्दी सेल्स को नुकसान ना पहुंचाए। अभी जो हम ड्रग्स यूज करते हैं उसमें हमें एक ड्रॉबैक मिलता है, जहां पे वो ड्रग्स कैंसर सेल्स को किल कर रही होती है ना, वो साथ ही साथ हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स को भी किल कर रही होती है। हम इस चीज से बचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई ऐसी बेहतरीन ड्रग बना दें जो कैंसर सेल्स को तो किल करे, हेल्दी सेल्स को ना करे। आप लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन बताना है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जोहा बीहा याद रखना है आप लोगों ने, इनफाल मुझे बताना है ऐसा क्यों होता है कि जो कैंसर की मेडिसिन है वो हेल्दी सेल्स को भी किल करती है, ठीक है ना। आपने तो कैंसर सेल्स के अगेंस्ट बनाई है, वो जाएं और कैंसर सेल्स को किल कर दें। व्हाई दे आल्सो किल हेल्दी सेल्स। और ये जो मेथड होता है जिसमें आप ड्रग की मदद से कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे होते हो, इस मेथड को क्या कहते हैं। ये दो क्वेश्चन है बच्चों जो आप लोगों ने नेट से हेल्प लेके मुझे बताना है और एक्सप्लेन करना है ऐसा क्या हो रहा है, चाहे सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हो, हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। आज हमारा ये एसएलओ कंप्लीट हुआ, मुझे उम्मीद है कि एसएलओ आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। हमने इस एसएलओ को डायरेक्टली एड्रेस करने के साथ साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग भी किया और बहुत सारे इससे रिलेटेड लिंक्ड कंसेप्ट जो हैं वो भी सीखे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट एसएलओ के साथ, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।